मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम अपना क्या पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने शुरू कर दिया था और उसमें हमने देखो 3 पॉइंट की बात की थी। एक था वातावरण संबंधों का अध्ययन, एक था हमारा राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन, तीसरा था राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। ठीक है, 3 बातें थी। पहली बात हमने डिस्कस की थी कौन सी, वातावरण संबंधों का अध्ययन, फिर हमने बात की राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन और उसी को हमने बीच में छोड़ा था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय शक्ति के अध्ययन के अंदर ये चीज़ें देख ली थी कि जो 7 राज्य के विकास के लिए 7 नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसी में देखिए अब आगे क्या पढ़े थे हम, स्टडी ऑफ नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। देखिए राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन की जब हम बात करें तो रेडजल के विचारों की हमने बात कर ली थी कि उसने क्या बताया था, उन्होंने शिफ्टिंग जोन ऑफ एसिमिलेशन नामक एक वो दिया था, अपना कंसेप्ट दिया था। ठीक है, वो हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी। रेडजल की तरह ही एक विद्वान हुए थे, कौन, कैजलिन। कैजलिन ने क्या किया, इनको पूरा जो नाम था वो था रुडोल्फ कैजलिन। ठीक है, इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और अब इन्हीं के विचार से जो होगा आगे हमारी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो चलेगी। जो रुडोल्फ कैजलिन थे, इन्होंने कहा कि भाई जो राज्य है, राज्य को इन्होंने जीवित इकाई के रूप में माना कि जो राज्य होता है, राज्य जीवित इकाई के रूप में होता है, जीवित इकाई के रूप में इन्होंने जीवित इकाई के रूप में माना और ये स्पष्ट किया कि राज्य का आवश्यक और प्रमुख तथ्य जो होता है वो शक्ति है। मतलब राज्य को इन्होंने एक जीवित इकाई बताया कि जो राज्य होता है वो एक जीवित इकाई होता है। ठीक है, और राज्य को जीवित इकाई के रूप में बताने के साथ साथ इन्होंने कहा कि राज्य के लिए शक्ति जो होती है वो आवश्यक होती है, राज्य के पास पावर होनी चाहिए। जब राज्य अगर बिना पावर के रहता है तो राज्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है, बिना शक्ति के राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए हमें ना पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टेट को ही मेनली रखना है, स्टेट का डेवलपमेंट, राज्य कैसे बनेगा, कैसे दूसरे राज्यों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से होंगे, कैसे हमें जियोपॉलिटिक्स करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वो हमारे कैसे डिसाइड होते हैं, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच कैसी सीमा बनी हुई है, इन सब के बारे में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे। तो अभी हम किसकी बात करें, डेवलपमेंट की। तो जो रुडोल्फ कैजलिन थे, इन्होंने कहा कि जो राज्य है वो एक जीवित इकाई के रूप में माना। इन्होंने कहा कि एक राज्य के पास शक्ति होना बहुत जरूरी है, वरना तो राज्य जो होता है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब राज्य के पास पावर होना बहुत जरूरी होता है, इन्होंने स्पष्ट किया। और अगर कहा कि अगर शक्ति नहीं होगी तो जो एक राज्य है वो दूसरे राज्य के अधीन हो जाएगा। ये चीज़ तो इन्होंने बिल्कुल सही बताई कि जब एक राज्य के पास शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो जो वो राज्य है वो दूसरे राज्य के अधीन रहकर काम करेगा। जैसे कि 100 सालों से भी ज़्यादा वर्षों तक हम लोग अधीन रहे, 1600 में आए थे और कब गए, 1947 में अंग्रेज यहाँ से छोड़ कर गए। अगर हमारे पास पावर होती, हमारे पास मनी होती, हमारे पास डेवलपमेंट के सोर्स होते, तो क्या हम गुलाम रहते? नहीं रहते। तो कैजलिन भी इसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि एक राज्य के पास पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास पावर नहीं है तो राज्य समाप्त हो जाएगा या फिर किसी दूसरे राज्य के अधीन वो चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य की नैतिक और ज्ञानात्मक जितनी भी क्षमता होती है उसका राज्य की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जो नैतिक, राज्य की जो नैतिक, देखिए राज्य जो होता है उसके कुछ नैतिक नियम होते कि नहीं होते। जैसे आप अपने राजस्थान को लेकर सोचिए, राजस्थान राज्य की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। एकदम से देखिए आप कह रहे हो कि आपको बाइक लेके जाना है, तो आपके सामने बहुत सारी नैतिक चीज़ें सामने आ जाएगी। हमें हेलमेट पहन के जाना है, नहीं तो चालान कट जाएगा। 2 सवारियों से ज़्यादा सवारी बाइक के ऊपर नहीं बिठानी है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक राज्य की नैतिक नियम है। नैतिक और ज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो राज्य की शक्ति पर प्रभाव डालती है और इसी से राज्य की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए जो कैजलिन थे, इन्होंने सबसे पहले ये सारी चीज़ें बताने के बाद इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड दिया, जियो पॉलिटिक। देखो जर्मन लैंग्वेज है इसलिए इसको के लिखते हैं, वरना सी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन आपको के ही लिखना है, या फिर इसको लिख दो आप जियो पॉलिटिक्स, हिंदी में भी जियो पॉलिटिक्स या भू राजनीति लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जियो पॉलिटिक्स का। ठीक है, लेकिन इस वर्ड को आगे इसको बढ़ाया किसने, हार्शोफर नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जियो पॉलिटिक्स जो नाम दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बताया, उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो सामुद्रिक शक्ति होती है उसका अंत होकर वास्तविक शक्ति जो होती है वो स्थलीय राष्ट्रों के हाथ में होगी। जियो पॉलिटिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स होता है कि अपने राज्य को क्या बनाना, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना। और जियो पॉलिटिक्स देखो इन्होंने क्या बताया, हार्शोफर या कैजलिन ने, जो राज्य, जैसे मान लीजिए ये राज्य है, इसके चारों तरफ अगर जल है, ठीक, तो ये क्षेत्र क्या है, पावरफुल है। भाई जब इसके चारों तरफ वाटर बॉडी है, मतलब समुद्र है, तो इस क्षेत्र के साथ जब किसी दूसरे क्षेत्र की सीमा लगती ही नहीं है तो इसके किसी के साथ विवाद ही नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, पावरफुल स्टेट होगा। एक राज्य है जिसकी सीमा लग रही है पाकिस्तान जैसे देश के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, इतने सारे देशों के साथ। अब एक राज्य है दूसरे राज्य के साथ विवाद तो होगा ही, घर में दो लोग रहते हैं तो उनके बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये तो पूरे देश की बात हो गई। तो ये जो कंडीशन होती है, जियो पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि सामुद्रिक शक्ति जो है उसको किसी राज्य के लिए पावरफुल बनाया जाए। इन्होंने जर्मनी को मतलब बताया कि जर्मनी जो है वो स्थलीय शक्ति के रूप में वर्णित किया इन्होंने। और ब्रिटेन पावरफुल क्यों था, उसके आसपास के एरिया देखो आप, जो क्षेत्र उसने जीत रखे थे वो जीत रखे थे, बाकी उसके आसपास कोई जो दूसरा राज्य नहीं लगा हुआ था। उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को देखो, इधर अटलांटिक ओशन है, उधर पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, जिसकी वजह से क्या है, उसका किसी के साथ विवाद नहीं होता इस टाइप का। भाई जब स्थलीय विवाद ही नहीं होता तो उसका टाइम ही वेस्ट नहीं होता, शक्ति भी वेस्ट नहीं होती, उसकी पावर भी बची रहती है। समझ रहे हैं, एक भारत है, आए दिन तो पाकिस्तान बम पटाखे उधर से फोड़ता रहता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इधर आधी टेंशन तो पाकिस्तान देता रहता है, फिर इधर बहुत सारे और देश लगे, कभी चाइना दे देता है, कभी डोकलाम विवाद हो जाता है, भूटान की तरफ से भी ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक स्टेट के लिए एक अच्छी जो कंडीशन होती है वो क्या ज़रूरी है, वो ज़रूरी है उसकी जियो पॉलिटिक्स मतलब एक राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आगे हम जो जियो पॉलिटिक्स आपके पूरा टॉपिक है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जियो पॉलिटिक्स वर्ड किसने दिया, कैजलिन ने दिया। सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, हार्शोफर ने बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए आगे की चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का विकास, क्योंकि अब जियो पॉलिटिक्स में पहुंच गए हैं तो जियो पॉलिटिक्स का विकास भी देख लेते हैं साथ के साथ। और हमारा पॉइंट कौन सा चल रहा है, ये जो हमने सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर रखा था, हमारा कौन सा था, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। ठीक है, अब भू राजनीति के विकास की बात करें, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शक्ति के अध्ययन की प्रक्रिया में एक नवीन मोड़ माना जाता है, कौन सा, हमारा भू राजनीति, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जर्मनी के राष्ट्रवादी जो परिप्रेक्ष्य है उसको, मतलब जर्मनी को मेनली क्या था इसका उद्देश्य कि जर्मनी को पावरफुल बनाना था।
मेन उद्देश्य यही था कि जर्मनी को पावरफुल बनाना है, किसके थ्रू, भू राजनीति के तहत। ठीक है, इसलिए ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है भाई, इसके जो प्रतिपादक थे वो हमने बात कर ली, और जो हार्शोफर थे उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये जो हार्शोफर थे ना, ये एक सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक भूगोल के स्वरूप में परिवर्तन प्रस्तुत किया, और जो परिवर्तन था वही क्या कहलाया, जियोपॉलिटिक्स कहलाया। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपको कि जियोपॉलिटिक्स है क्या चीज। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स, देखिए भू राजनीति का संबंध आपको समझ में आ गया, क्लियर क्या था कि जर्मनी की राजनीति के लिए ये क्या था, प्रमुख था। जर्मनी की राजनीति के लिए जर्मनी को पावरफुल बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए कि और सैद्धांतिक रूप से इनका कार्य महत्वपूर्ण था। 1908 में क्या हुआ कि सैनिक कार्य से जो हार्शोफर था इनको जापान भेजा गया। ठीक है, हार्शोफर की हमने बात की कि वो एक सैनिक अधिकारी था और सैनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, इसलिए क्या हुआ 1908 के अंदर उनको सैनिक अभियान के लिए कहाँ भेजा, जापान भेजा गया, सरकार की तरफ से जापान भेजा गया। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया कि जो हमारा पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र था, पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के सामरिक महत्व के रूप में उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे जो है जापान एक पावरफुल स्टेट था, क्योंकि जापान जो है इस प्रकार से एक आइलैंड के रूप में फैला हुआ है 4 भागों के अंदर, और इसकी सीमा इधर भी समुद्र से लगी हुई है। तो भाई इसके ऊपर तो क्या है, ये एक तरीके से सुरक्षित राज्य के रूप में हमारे सामने है। 1908 में कहा था जापान में जब इनको भेजा गया तब इन्होंने पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर का अध्ययन किया, और तब इन्होंने बताया कि भाई जो जियोपॉलिटिक जो सामरिक महत्व है वो इनका कितना अधिक है। ठीक है, उसी के बाद में 1914 के अंदर हमारा क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तब ये क्या कर रहे थे कि जो हमारा म्यूनिख विश्वविद्यालय था वहां पर ये भूगोल पढ़ा रहे थे। इससे पहले जब ये 1908 से और 1914 के बीच में इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर का काम किया, प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। फिर 1914 के अंदर क्या हुआ कि इनको मेजर जनरल बना दिया गया, जो सेना थी उसका मेजर जनरल बना दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1924 के अंदर भू राजनीति से संबंधित एक पत्र का प्रकाशन कर दिया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, भू राजनीतिक प्रतिष्ठान। ये पत्र इन्होंने प्रकाशित कर दिया। इन्हीं पत्र से प्रभावित होकर रेड जेल, मैकेंडर और इन सब का इन पे प्रभाव पड़ा। रेड जेल ने राज्य को क्या कहा था, ये बात हम कर चुके हैं, राज्य को इन्होंने जीव बताया। ठीक है, और क्षेत्र की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। किंतु रेड जेल जो थे वो एक राष्ट्रवादी थे, और ये जो थे ये जर्मनी को पूर्णतः केंद्र में रखते थे, क्योंकि जो रेड जेल थे वो पूर्णतः जर्मनी थे, तो वो जर्मनी को ही बीच में रखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे क्या हुआ, जियोपॉलिटिक्स मतलब अपने राज्य को पावरफुल बनाना, अपने राज्य को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना, ये क्या कहलाता है, भू राजनीति। कैसे इसका विकास हुआ, कैसे हार्शोफर ने इसका विकास किया, इन सब के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके 1-2 थ्योरीज हो रहेंगी। जैसे मैकेंडर ने हर्टलैंड थ्योरी बताई कि कैसे एक राज्य जो होता है वो हर्ट के रूप में काम करता है। मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र होता है, कैसे वो एक तरीके जैसे हमारा हर्ट हमारी बॉडी में काम करता है, वैसे एक राज्य में भी एक हर्ट होता है, वो कैसे काम करता है। ये सारी की सारी थ्योरीज हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।